हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस की ओर। इन फेब 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द एनसीएम मूवमेंट। एनसीएम मूवमेंट मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला लिया। क्योंकि उनको लगता था कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये वायलेंट होता चला जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और सत्याग्रहियों को प्रॉपरली ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इसके बाद विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। कांग्रेस के अंदर कुछ नेता मास स्ट्रगल करके अब थक चुके थे एंड wanted to participate in elections to the provincial councils और प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे जो कि सेटअप की गई थी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत। नाउ दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। उन्होंने जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने महसूस किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि काउंसिल में रहकर ही ब्रिटिश पॉलिसीज़ का विरोध किया जाए, रिफॉर्म की बात की जाए, सुधार की, और डेमोस्ट्रेट किया जाए कि ये जो काउंसिल हैं ये डेमोक्रेटिक नहीं है। इसके बाद सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड दी स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के ही अंदर काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस लौटने के लिए। बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस pressed for more radical mass agitation एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। जो यंगर लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये दबाव बना रहे थे रेडिकल मास एजिटेशन के लिए और पूरी तरीके से स्वतंत्रता के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। इन सच अ सिचुएशन, इस स्थिति में टू फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स। टू फैक्टर्स जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी, वो थे, जो पहला फैक्टर है वो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड सेकेंड साइमन कमीशन। तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक जो डिप्रेशन होता है इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल, एग्रीकल्चर की जो प्राइस होती है वो गिर जाती हैं। डिमांड फेल, डिमांड भी कम हो जाती है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन, एक्सपोर्ट भी घट जाता है। अब इससे क्या होता है कि डिफिकल्ट टू सेल हार्वेस्ट एंड पे रेवेन्यू। जो पीजेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है फसल को बेचना और रेवेन्यू पे करना, टैक्स पे करना। इस कारण से बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। 1930 तक जो कंट्री साइड वाला एरिया रहता है, रूरल एरिया रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा टर्मोइल होता है। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल का माहौल होता है। साइमन कमीशन, द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो न्यू टोरी गवर्नमेंट थी कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैचुरी कमीशन, एक स्टैचुरी कमीशन बनाती है अंडर सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। और ये किस लिए बनती है? टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फंक्शनिंग को देखने के लिए एंड सजेस्ट चेंज, और चेंज सजेस्ट करने के लिए, सुझाव देने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? डिड नॉट हैव सिंगल इंडियन मेंबर। इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं होता। दे वर ऑल ब्रिटिश, उसमें सभी ब्रिटिश मेंबर होते हैं। तो क्या होता है, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब साइमन कमीशन इंडिया आया
तो ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, तो इसका एक स्लोगन के साथ स्वागत किया गया, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। इसके बाद ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोस्ट्रेशन, सभी ने डेमोस्ट्रेट किया साइमन कमीशन के खिलाफ, सभी ने विरोध में पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़े लेवल पर यह विरोध होने लगा। जब विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इस विरोध को शांत करने के लिए, इस विरोध को खत्म करने के लिए द वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929, जो वॉइस रॉय रहते हैं लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1929 में अनाउंस करते हैं अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस ऑफर करते हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि इसमें आपको कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं, जैसे आप अपना इलेक्शन खुद कराइए, प्रेसिडेंट आप अपना खुद इलेक्ट करिए, प्राइम मिनिस्टर आप खुद इलेक्ट करिए, चीफ मिनिस्टर आप अपना खुद इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रहोगे ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही, मतलब जो फाइनल डिसीजन है वो ब्रिटिश ही लेगा। तो इसमें क्या था, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, आधी अधूरी। नेक्स्ट, अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोलते हैं कि भैया आप आइए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां पर हम फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस लीडर इससे सेटिस्फाई नहीं थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर्स, तेज तर्रार जो नेता थे, ये और ज्यादा असर्टिव होने लगे, और ज्यादा आक्रामक तेवर अपनाने लगे। एंड लिबरल्स एंड मॉडरेट्स who were proposing a constitutional system within the framework of British Dominion gradually lost their influence, और जो मॉडरेट और लिबरल लीडर्स थे जो ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के सपोर्ट में थे, उनका प्रभाव अब कम होता जा रहा था, उनका प्रभाव घट गया था। इन दिसंबर 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, या फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और उस दिन लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के संघर्ष के लिए शपथ ली। बट दिस सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था इस पर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। थैंक यू।